नमस्कार विद्यार्थियों और मेरे देश के नौजवानों, आप रोज़ क्लास लेते रहें और आगे बढ़ते रहें। तो पिछली कक्षा में क्या पढ़ लिया था आपने? याद है सभी को? किसी को सीएनजी में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आई होगी, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आगे चलता है। हाँ, एक की विशेष हम सूचना आपको दे रहे हैं। हमारा जैसे मान लीजिए रोज़ टेस्ट चल रहा है, ठीक है। कहने का मतलब 4 या 5 क्लास बाद में टेस्ट चलता है, ठीक है। तो उन विद्यार्थी जिनको टेस्ट यानी भेजा जाता है, जिनको कॉपी भेजी जाती है मोबाइल व्हाट्सएप के द्वारा, तो उनके लगभग जैसे मान लीजिए आप भी इस प्रकार भेज सकते हैं। अगर मान लीजिए आप भी भेजना चाहते हैं, अपना मूल्यांकन करना चाहते हैं या अपनी कॉपी हैं सर से चेक करवाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? जो लाइन में यहाँ पर 3 नंबर आएंगे, उनमें से आपकी एक नंबर है, किसी पर आपको व्हाट्सएप करना होगा। वहाँ पर आपको कॉपी चेक होगी, आपको तुरंत बता दिया जाएगा कि आपके इतने नंबर आ रहे हैं, ठीक है। तो आज की जो कक्षा होगी, इस कक्षा में हम पढ़ेंगे पॉलीमर। क्या पढ़ेंगे? पॉलीमर। पॉलीमर को यहाँ पर इसके बाद में इसकी इंग्लिश की क्या हो जाएगी? यहाँ पर पॉलीमर, ठीक है। और यहाँ पर हिंदी में कहते हैं इसे, क्या कहते हैं हम? बहुलक। क्या कहते हैं इसे? हम बहुलक कहते हैं, ठीक है। तो बहुलक के बारे में आप क्या जानते हैं? थोड़ा बहुत जानते हैं तो आप सोचिए, क्योंकि ऑफलाइन क्लास तो है नहीं, परंतु ऑनलाइन क्लास तो आप भी थोड़ा बहुत चर्चा कीजिए कि बहुलक के बारे में क्या होता है। तो बहुलक के बारे में आप छोटी कक्षाओं से जानते आ रहे हैं कि बहुलक ये होता है, ये होता है, इसे दैनिक जीवन में इसका उपयोग करते हैं। तो पहली बात तो विद्यार्थी तो प्रतिदिन क्या करता है? उस बहुलक का क्या करता है? यूज करता है, ठीक है। जैसे नाम लिखो यहाँ पे मैं, रबर। किसका? रबर है, आप क्या होती हैं? बहुलक होता है। इसी प्रकार जैसे आप क्या करते हैं, जिस बैग का यूज करते हैं वो भी एक तरह के आपका बहुलक से बना हुआ होता है। आई बात समझ में? जैसे आपके अधिकतर प्लास्टिक हैं, वो किस में आती है? आपकी बहुलक में आती है। तो उस बहुलक की हम क्या करेंगे? आज चर्चा करेंगे। बहुलक का यहाँ पे क्या है? इंग्लिश में क्या करते हैं? इसे पॉलीमर कहते हैं। तो पोली का अर्थ होता है अनेक। क्या होता है? पोली का अर्थ हो जाएगा आपका अनेक। छोटा क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। क्या होता है? पोली का होता है अनेक। और यहाँ पर जो इसमें मर है, मर का अर्थ होता है इकाइयाँ। इकाइयाँ, इकाइयों की बात करते हैं, ठीक है। तो इसका अर्थ क्या होगा? अनेक इकाइयाँ होती हैं। पॉलीमर किनसे बनता है? अनेक इकाइयों से बनता है। एक हम दैनिक जीवन का उदाहरण लेते हैं, इससे हम आपको समझाते हैं कि पॉलीमर किस प्रकार इसका निर्माण होता है। देखो ध्यान से, रेलगाड़ी सभी जानते हैं, रेलगाड़ी को अच्छी प्रकार जानते हैं। ऐसा कोई विद्यार्थी है जो नहीं जानता है रेलगाड़ी? नहीं जानता है तो उसकी कमी है, ठीक है। इसमें टीचर, आपकी शिक्षक कुछ नहीं कर सकती, कुछ नहीं कर सकती। नहीं कि सर हम नहीं जानते, नहीं जानते, आपकी कमी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए रेलगाड़ी, और कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं कि रेलगाड़ी में जो उसमें सवारी है, कहने का मतलब बैठने का उसने मज़ा भी उठाया होगा, ठीक है। अब जब दूसरी बात, अगर मान लीजिए कहीं पर आप जैसे घूमने गए होंगे, कहीं पर आप घूमने गए होंगे, ठीक है, तो वहाँ पर आपने रेलगाड़ी तो जाते हुए ज़रूर देखी होगी, ठीक है। और कुछ विद्यार्थी क्या करते हैं, रेलगाड़ी के जो डिब्बे होते हैं, रेलगाड़ी के डिब्बे होते हैं, उनकी नंबरिंग करते हैं, भाई शायद इतने डिब्बे होते हैं। तो बताइए कौन सी रेलगाड़ी में? 2 प्रकार की रेलगाड़ी बता रहा हूँ मैं आपको, मालगाड़ी और आपकी एक आपकी जो पैसेंजर गाड़ी। कौन से में अधिक होते हैं डिब्बे? तो आप कहेंगे कि सिर्फ मालगाड़ी में डिब्बे अधिक होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, ये रेलगाड़ी के डिब्बे बना रहा हूँ भाई। क्या बना रहा हूँ? सर डिब्बे वो बनाते हैं, डिब्बे बनाते हैं, आपको भी लगे हाँ भाई सर रेलगाड़ी के डिब्बे बना रहे हैं आप। तो ये मैं रेलगाड़ी के डिब्बे बना रहा हूँ। पहला डिब्बा है, और ये इसमें ए विद्यार्थी बैठा है, इसमें बी विद्यार्थी बैठा है, इसमें सी विद्यार्थी बैठा है, इस प्रकार कुछ इसमें विद्यार्थी बैठे हैं। और ये भाई इसका इंजन है, ये क्या इसका इंजन है। आई बात समझ में? ये इनके डिब्बे हैं और ये क्या है? इनका इंजन है।
अब देखिए फर्स्ट डिब्बा है, सेकंड है, लगभग कितने होते हैं, लगभग 10-15 जो भी हैं वो रेलगाड़ी पैसेंजर में कुछ कम होते हैं। जो आपकी मालगाड़ी होती है इसमें क्या होते हैं, डिब्बे अलग होते हैं। तो अब ये डिब्बे क्या होते हैं, इस प्रकार कुछ ना कुछ इनके मध्य क्या होता है, या किसी आपका जो सिस्टम होता है इनके जुड़ने से प्रकार जुड़े होते हैं। इस प्रकार ये तो है नहीं कि कोई बिना जुड़े हुए रेलगाड़ी चलेगी, इस प्रकार क्या होते हैं, ये जुड़े होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इन डिब्बों को हम क्या कहेंगे, जो रेलगाड़ी है इस रेलगाड़ी को हम क्या कहेंगे, इन डिब्बों को क्या कहेंगे, यहाँ पे जो जुड़ रहा है इसको हम क्या कहेंगे। तो रेलगाड़ी है इनको तो हम क्या कहेंगे, जो रेलगाड़ी के डिब्बे हैं इनको तो कहूँगा मैं इकाई, क्या कहूँगा इसको, इकाई कहूँगा। आई बात समझ में। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पर जो ये पूरा सिस्टम बनेगा वो कहलाएगी आपकी, क्या कहलाएगा आपका, बहुलक कहलाएगा। क्या कहलाएगा आपका, बहुलक। आई बात समझ में। देखो यहाँ पर रेलगाड़ी का डिब्बा है वो तो क्या कहलाता है, एक इकाई कहलाती है। ठीक है, अब कितनी इकाइयाँ यहाँ पर, बहुत इकाइयाँ हैं। पोली का मैंने बोला था मैंने, अनेक इकाइयाँ यहाँ पे, तो इसमें क्या है, बहुत सारी इकाइयाँ हैं। ठीक है, तो बनकर क्या बनाएगी, इन पूरी रेलगाड़ी तो क्या कहलाएगी, बहुलक कहलाएगी। इसमें डिब्बे क्या कहलाएंगे, आपकी इकाइयाँ कहलाएंगी। ठीक है, और यहाँ पर जो जुड़ रहे हैं, जो जुड़ने का इनका तरीका है, जुड़ने का जो तरीका है वो कहलाएगा आपका बहुलीकरण। क्या कहलाएगा, बहुलीकरण। आई बात समझ में। फिर देखिए वापस, नहीं समझ में आया होगा, ध्यान से बैठी, कमर सीधी करके बैठ जाइए, क्योंकि ज्ञान प्राप्त करने का एक तरीका ये भी है कि कमर सीधी होगी तो आपको ज्ञान कुछ अच्छा प्राप्त होगा। ठीक है, रेलगाड़ी के डिब्बों को तो क्या माना मैंने, इकाई मान लिया। ठीक है, और यहाँ पर ये इकाइयाँ जुड़ जुड़ कर क्या करती हैं, बहुलक का निर्माण करती है। यानी इस रेलगाड़ी को क्या मान लिया मैंने, बहुलक मान लिया। इनके जो जुड़ने का तरीका है, जो ये जुड़ रहे हैं इस प्रकार ये जोड़ने का काम कर रहे हैं, या जुड़ने का जो सिस्टम वो कहलाता है इनका बहुलीकरण कहलाता है। आई बात समझ में। तो इसकी परिभाषा बनाई इसमें, निम्न अणुभार वाली यौगिक आपस में जुड़कर उच्च अणुभार वाली यौगिक बनाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, बहुलकें कहते हैं। देखो परिभाषा लिख रहा हूं यहाँ पे, निम्न अणुभार वाले यौगिक मिलकर उच्च अणुभार वाले यौगिकों का निर्माण करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, निर्माण करते हैं, क्या कहते हैं, उन्हें हम बहुलक कहते हैं। क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं। आई बात समझ। देखो ध्यान से, निम्न अणुभार वाले यौगिक मिलकर क्या करते हैं, उच्च अणुभार वाले यौगिकों का निर्माण करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, हमारे बहुलक कहलाते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर कि इस बात को समझे कि अणुभार क्या है। माना कि हम सीधी सी बात करते हैं, वजन की बात कर ली। इसका वजन जैसे मान ली कितना है, 10 किलो है, इसका भी 10 किलो है, इसका भी 10 किलो है, इसका भी कितना है, 10 किलो है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम, इसका भी 10 है, इसका भी 10 है, इसका भी 10 है। ठीक है, तो ये तो कहलाएगा, ये निम्न अणुभार का मैंने एक डिब्बा मान लिया। निम्न अणुभार वाले यौगिक मिलकर क्या करते हैं, उच्च अणुभार वाले यौगिक का निर्माण करते हैं। ये भी तो क्या आपका एक पूरा यौगिक है। ठीक है, तो यहाँ पर इस पूरी रेलगाड़ी का वजन कितना हो जाएगा, अगर इसका 20 मानता हूँ, कितना हो जाएगा, तो इसमें यहाँ पर देखिए आपका 10 से यहाँ पे 30 हो जाएगा, यहाँ 40, 50, 60, कितना हो जाएगा आपका 60 kg। यानी 10-10 की इकाइयाँ मिलकर 10-10 की इकाइयाँ मिलकर क्या करती है, 60 kg वाले एक यौगिक का निर्माण करती है। इसे क्या कहते हैं, हमें बहुलक कहते हैं। तो परिभाषा क्या बनती है, निम्न अणुभार वाले यौगिक मिलकर आपस में जुड़कर क्या करते हैं, उच्च अणुभार वाले यौगिक का निर्माण करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, बहुलकें कहते हैं। कोई दिक्कत इसमें। बहुलक है, इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसे हम पॉलीमर कहते हैं। पोली का अर्थ अनेक होता है, और मर का मतलब क्या होता है, इकाइयाँ होती हैं। जो इनका जुड़ने का तरीका है, जो इकाइयाँ यहाँ पे जुड़ रही हैं, यहाँ का जुड़ने का किस प्रकार का तरीका है, उसे हम कहते हैं बहुलीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, बहुलीकरण कहते हैं। अरे जैसे मान लीजिए आप कभी छोटे थे, ठीक है, या अभी आप वर्तमान छोटे हैं, तो यहाँ पर हाथ बांधते हैं, एक विद्यार्थी आपसे जुड़ता है, दूसरा आपसे जुड़ता है। ठीक है,
तो यहाँ पर आप तो क्या है, इकाई है, और आपकी जो श्रृंखला बनेगी वो क्या कहलाएगी, आपकी बहुलक कहलाएगी, और आपका जो जुड़ने का तरीका है वो क्या कहलाएगा, आपका बहुलीकरण कहलाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक इसमें? ये तो थी हमारी बहुलक की परिभाषाएं। अब आती है परिभाषा, मुख्य परिभाषा ये है कि निम्न अणुभार वाले यौगिक मिलकर उच्च अणुभार वाले यौगिक का निर्माण कहते हैं, उसे बहुलक कहते हैं, और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, बहुलीकरण कहते हैं। ठीक है, रेलगाड़ी वाला सही उदाहरण याद है, डिब्बे को क्या बोलेंगे, इकाई बोलेंगे। डिब्बे जब जुड़ते हैं, जुड़ के क्या बनाते हैं, बहुलक का निर्माण करते हैं, तो रेलगाड़ी को क्या कहेंगे, हम बहुलक कहते हैं। और उसके बाद में यहाँ पर क्या है आपका, इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, हम बहुलीकरण कहते हैं। ठीक है, बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को नहीं है? तो आगे बढ़ते हैं, फिर यस करो आप, फिर आगे बढ़ें। कमेंट भी फुर्ती से यस कर दो भाई सर, यस हमें समझ में आ गया अच्छी तरह। हाँ जी, आगे देखते हैं, आगे जो हमारा बिंदु आता है इसी में कि अब बहुलक दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? बहुलक दो प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से बहुलक दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है प्राकृतिक, क्या होता है, प्राकृतिक बहुलक। ठीक है, और एक होता है आपका दूसरा कृत्रिम या संश्लेषित, क्या कहलाएगा आपका, कृत्रिम या संश्लेषित बहुलक। मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक और कृत्रिम। ठीक है, तो हम प्राकृतिक को पढ़ेंगे आज। प्राकृतिक में क्या होता है कि सीधी सी बात है, इन बहुलकों का निर्माण प्रकृति के द्वारा होता है, इसमें मानव का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, मानव की कोई इसमें क्रियाकलाप नहीं होते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक बहुलक कहते हैं। जैसे यहाँ पे उदाहरण की बात करें, परिभाषा क्या होगी, जिनका निर्माण प्रकृति के द्वारा होता है उसे कहते हैं हम प्राकृतिक बहुलक कहते हैं, आप अच्छी तरह जानते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए आपका प्राकृतिक रबर है, क्या कहलाएगा आपका, प्राकृतिक रबर है। ठीक है, इसी प्रकार आपका यहाँ पर कहलाएगा आपका एक सेलुलोज कहलाएगा, एक रेजिन, यहाँ पे आएगा आपका रेजिन। उसके बाद में आपका सेलू, और आपका ये आएगा सेलुलोस या सेलुलोज कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर सेलुलोज आ गया, रेजिन आ गया, और आपका प्राकृतिक रबर आ गया, और आपकी एक स्टार्च। ठीक है, ये सभी किस में आते हैं आपके, यहाँ पर आपके प्राकृतिक बहुलक के उदाहरण होते हैं। हाँ, तो सर रेजिन क्या होता है, सेलुलोज क्या होते हैं, इनका निर्माण हम क्या करते हैं, जैसे कहाँ से, ये लगभग ये सभी क्या होते हैं, पादपों से प्राप्त होते हैं। परंतु यहाँ पर ये सभी आप जानते हैं तो क्या आपके भोजन में पाई जाती है, जैसे आलू होते हैं, इनमें पाई जाती है, कार्बोहाइड्रेट पाई उस वाले पदार्थों में पाई जाती हैं। रेजिन और सेलुलोज क्या करता है, इनका निर्माण अधिकतर हम क्या करते हैं, कागज़ जो आपकी फैक्ट्री होती है उनमें इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, ये तो क्या रहेंगे, इनके उदाहरण रहेंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे आज इस प्राकृतिक रबर को देखेंगे। किसको देखेंगे, अकॉर्डिंग टू सिलेबस के अनुसार हम क्या करेंगे, प्राकृतिक रबर का विश्लेषण करेंगे, इसका हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो देखिए देश के नौजवानों, प्राकृतिक रबर हम जानते हैं परिभाषा क्या होगी, इस रबर का निर्माण प्रकृति के द्वारा होता है, तो जिसमें मानव का कोई क्रियाकलाप नहीं है, मानव का कोई हस्तक्षेप नहीं है इसमें, तो वो कहलाएगा आपका प्राकृतिक कहलाता है। तो देखिए इसमें एक पादप होता है, उस पादप का नाम यहाँ पर नहीं लेना चाहेंगे। ठीक है, यहाँ पर है उस पादप से क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपका ये पादप। ठीक है, इस पादप की यहाँ पे क्या करते हैं, इस छाल को यहाँ से हटाते हैं, क्या करते हैं, इस छाल को यहाँ से हटाते हैं। हटाने पे क्या होता है, इसी पादप से क्या होता है, एक जैसे आपकी दूध होता है उस प्रकार का एक पदार्थ निकालता है। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, उससे जिस पदार्थ निकला इस पदार्थ को हम क्या कहते हैं, लेटेक्स। क्या कहते हैं इसे, लेटेक्स या रबर छीर। क्या कहते हैं इसे, रबर छीर कहते हैं। आई बात समझ में? यहाँ पे हमारा दूध होता है, दूध की तरह क्या होता है, चिपचिपा यहाँ पे द्रव निकलता है, उस द्रव को हम क्या कहते हैं, लेटेक्स या रबर छीर कहते हैं। छोटा किससे बनता है कि यहाँ पे प्राकृतिक रबर कहने का मतलब किस पादप या जिस पादप से प्राप्त होता है, जिस द्रव से बनता है, उस द्रव का नाम क्या है, तो यहाँ पर कहलाएगा आपका लेटेक्स या उसे हम रबर छीर कहते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे आप देखते होंगे आपके मोबाइल उसमें देखें, इस प्रकार आपका ये पादप है। ठीक है,
इसमें क्या करेगा, नौजवान यहाँ पे आएगा, उसने क्या किया, इस पर काट लगाया। काट अधिक गहरा नहीं लगाएगा, केवल जो पादप की ऊपर वाली छाल है, ये जो ऊपर वाली छाल इसको यहाँ से हटा देगा। हटा दिया, ठीक है। हटाने के बाद में क्या करेगा, यहाँ पर एक इस प्रकार का कोई भी पात्र यहाँ पे इसके लटका देगा। आई बात समझ में? इसको ऐसे बांध देगा, ठीक है। इसके प्रकार यहाँ पे कर देगा और यहाँ पे इसमें से क्या होगा, फिर यहाँ पे दूध निकलेगा, यानी कहने का मतलब लेटेक्स, या क्या निकलेगा, आपका रबर छीर निकलेगा। इस रबर छीर को यहाँ पर इसमें क्या कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं, ठीक है। इससे क्या करते हैं, फिर आपका जो प्राकृतिक रबर है, यानी जो बन तो इससे जाएगा, परंतु इसमें क्या करते हैं, थोड़ा बहुत विश्लेषित करते हैं, इसमें थोड़ा सुधार करते हैं, जो हम यहाँ पर आगे पढ़ते हैं, ठीक है। बोलो कोई दिक्कत इसमें? पादप हैं, यानी क्या होगा इसमें आपका लेटेक्स या रबर छीर, लेटेक्स या रबर छीर प्राप्त होती हैं, दूध जैसा क्या होता है आपका द्रव्य होता है। आगे देखो उसके बाद में, अब यहाँ पर कि मैंने क्या कहा था कि बहुलक क्या होता है, बहुलक इकाइयों से मिलकर बना होता है। क्या होता है, इकाइयों से। जैसे मैंने कहा कि रेलगाड़ी का एक डिब्बा क्या कहलाता है, उसका इकाई कहलाता है। उसी प्रकार प्राकृतिक बहुलक की भी क्या होती है, इकाई होती है। उस इकाई का नाम है आइसोप्रीन। क्या है, आइसोप्रीन। कहने का मतलब क्या होगा, ये आइसोप्रीन के बहुलीकरण से हम प्राकृतिक रबर का क्या करते हैं, प्राकृतिक रबर हमें प्राप्त होता है। आई बात समझ में? ये किसका बहुलीकरण होता है, आइसोप्रीन का बहुलीकरण होता है। देखिए किस प्रकार बनाते हैं यहाँ पर। इसका सूत्र हो जाएगा CH2 डबल बंद CH, और उसके बाद में यहाँ पर आएगा आपका CH2 यहाँ पर डबल बंद, और यहाँ पर आएगा आपका CH3। बोलो वैलेंसी कंप्लीट है। ये किसकी, यहाँ पर ये आइसोप्रीन का सूत्र है। मैंने क्या कहा, ये आइसोप्रीन के बहुलीकरण से बनेगा। तो इसमें क्या होगा, इसका बहुलीकरण करना है हमें, तो कहने का मतलब इसके, यानी कहने का मतलब इसकी तार निकालनी है हमें जोड़ने के लिए कि दूसरी इकाई जुड़ेगी इससे यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं दूसरी इकाई लिख रहा हूँ, यहाँ पर देखिए CH2, और यहाँ पर आएगा आपका डबल बंद, और यहाँ पर आएगा CH, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे CH3, और यहाँ पर आएगा आपका CH2। देखो दो इकाइयाँ हो गई। फर्स्ट इकाई ये भी क्या आपका आइसोप्रीन है, ये भी क्या आपका आइसोप्रीन है। अब दोनों में क्या करना है, बहुलीकरण करना है, दोनों को जोड़ना है। तो जोड़ेंगे तो क्या होंगे, यहाँ पर देखो इसमें इसका ये बंध हट जाएगा, यहाँ से हट गया बंध इसका, ठीक है। इसका भी क्या होगा, इस प्रकार ये बंध हट जाएगा, ठीक है। और ये बंध इसका इधर जाएगा, ये बंध इसका इधर जाएगा, ठीक है। और दोनों आपस में इस प्रकार जुड़ जाएंगे। आई बात समझ में? यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, इसका ये बंध मुक्त हो जाएगा, और यहाँ पर ऐसे हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस प्रकार बन जाएगा। आई बात समझ में? तो इन दोनों में यहाँ पे क्या हो गया, ये तो यहाँ पे जुड़ रही हैं, जुड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी, आपकी बहुलीकरण कहलाती है। और ये पूरा क्या कहलाएगा, हमारा बहुलक कहलाएगा, ठीक है। ये एक इकाई क्या कहलाएगी हमारी, सॉरी जो एक क्या कहलाएगा आपका, ये आइसोप्रीन की इकाई कहलाती है। बोलो कोई दिक्कत इसमें, कोई समस्या नहीं किसी प्रकार की। तो हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं। देखो यहाँ पर देखना ध्यान से, इसको मैंने इस प्रकार लिख दिया। सूत्र क्या था इसका, देखो फिर वापस लिख रहा हूँ, ऊपर लिखते हैं यहाँ पर इसको CH2 डबल बंद CH, और यहाँ पर आएगा आपका CH2, और यहाँ पर आएगा आपका CH3, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे खोलूँगा, ठीक है। तो खोलने पे किस प्रकार बन जाता है, एक यहाँ पर अब ये तो है नहीं कि एक इकाई, बहुत सारी इकाई लेनी पड़ेगी हमें, अनेक इकाइयाँ। तो अनेक को मैं यहाँ पे लिख दूंगा, N लगा दूंगा। क्या लिख दूँगा यहाँ पे, N क्यों लगाया, N का मतलब है यहाँ पर अनेक, क्या है, अनेक, ठीक है। इसको खोलूँगा यहाँ पे, तो खुलेगा इस प्रकार हो जाएगा आपका CH2, और यहाँ पर जाएगा CH, और यहाँ पर जाएगा आपका बंद, और आपका CH2, यहाँ पे जाएगा आपका CH3, और यहाँ पर आएगा आपका, देखो ये बंद खुल जाएगा इस प्रकार, ये खुल जाएगा, ठीक है। ये आपका ये कोष्टक हो जाएगा, और यहाँ पर ये कोष्टक, और यहाँ पर क्या आएगा आपका नीचे N आएगा। कोई दिक्कत इसमें? इसे कहते हैं, इसका नाम होगा आपका पॉली आइसोप्रीन, पॉली आइसोप्रीन, या लिख सकते हैं या प्राकृतिक रबर, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें? क्या कहलाएगा, पॉली आइसोप्रीन या प्राकृतिक रबर। क्वेश्चन क्या बन सकता है, पॉली आइसोप्रीन का सूत्र लिखिए। तो यानी कहने का मतलब किस प्रकार की ये इसकी इकाई है, यहाँ पर ये इसका क्या कहलाएगा, ये केवल आइसोप्रीन है, ये आपका पॉली आइसोप्रीन है। N का मतलब क्या है यहाँ पर,
अनेक इकाइयाँ हैं, इनकी पुनरावृत्ति क्या होगी, बार बार होती रहती है इस प्रकार। तो यहाँ पर मैंने क्या लगा दिया, n लगा दिया। अरे कोई संख्या जब बार बार होती है या कोई व्यक्ति एक ही वस्तु की जब बार बार पुनरावृत्ति में कहूँगा, यहाँ पे n लिख दिया मैंने, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक इसमें। तो इस प्रकार आपका इसकी इकाइयाँ होती हैं। तो अब क्या करते हैं इसके बाद, कोई दिक्कत यहाँ तक इसको, ये आपको इस प्रकार लिखना है। क्वेश्चन क्या बनेगा कि प्राकृतिक रबर किस प्रकार बनता है प्रकृति के द्वारा, इस बारे में आप लिखें। तो आपको इसकी इकाई बतानी पड़ेगी और ये आपकी पॉली आइसोप्रीन इस प्रकार ये बनता है। अब देखो उसके बाद में आगे, अब जो हमें ये जो पॉली आइसोप्रीन प्राप्त हुआ है, ठीक है, तो ये पॉली आइसोप्रीन क्या है, इसमें लगभग कहने का मतलब इसमें कठोरता भी कहने का मतलब कम होती है। कहने में कैसा होता है, एकदम लचीला होता है। कैसा होता है, एकदम लचीला होता है। जैसे यहाँ पर ये है, इसको जैसे हिलाएंगे इस तरह क्या होता है, बिल्कुल लचीला होता है। तो इसको थोड़ा यहाँ पे मजबूत करने के लिए, ठीक है, और इसमें प्रत्यास्थता या इसमें तननता जिसे खींचते हैं तो यहाँ पे कुछ टूट जाते हैं, तो इसको मजबूती प्रदान करने के लिए इसमें कुछ क्रियाएं की जाती हैं। देखो यहाँ पर जो हमें वहाँ पे क्या प्राप्त होता, पॉली आइसोप्रीन क्या प्राप्त हुआ हमें, पॉली और आपका आइसोप्रीन, ठीक है। इस पॉली आइसोप्रीन में हम क्या मिलाते हैं, एसिटिक अम्ल। क्या मिलाते हैं, एसिटिक अम्ल मिलाते हैं। आई बात समझ में, एसिटिक अम्ल मिला क्या करते हैं, इसको थोड़ा बहुत हिलाते हैं, ठीक है। हिलाने से क्या होती है, इसमें थोड़ा बहुत क्या होता है, प्रत्यास्थता। कौन सा गुण आ जाता है इसमें, प्रत्यास्थता। कहने का मतलब यहाँ पे इसमें प्रत्यास्थता है, यह बात करते हैं। इसमें तननता का गुण क्या हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है, या कठोरता का गुण इसमें उत्पन्न हो जाता है। ये कब मिलाया, इसमें हमने एसिटिक अम्ल मिलाया। उसके बाद में इसको और अधिक कठोर बनाने के लिए या कम घिसने वाला बनाने के लिए, इसको अप्रत्यास्थ करने के लिए इसकी हम एक प्रक्रिया करते हैं। कौन सी, वलनीकरण। कौन सी करते हैं, वलनीकरण प्रक्रिया करते हैं। तो वलनीकरण प्रक्रिया क्या होती है, जो यहाँ पर सबसे पहले पॉली आइसोप्रीन था, इस पॉली आइसोप्रीन में हमने क्या मिलाया, एसिटिक अम्ल मिलाया। उसके बाद में क्या मिलाते हैं, इसमें हम सल्फर मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं, सल्फर मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं नौजवानों, सल्फर। सल्फर मिलाकर क्या करते हैं, इसको हिलाते हैं। तो हिलाने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी, यहाँ पर जो सल्फर मिलाने की प्रक्रिया कहलाती है, यहाँ पर वलनीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है, आपकी वलनीकरण कहलाती है। इससे आपका रबर क्या हो जाता है, इससे रबर आपका कठोर हो जाता है। क्या हो जाता है, तो कठोर हो जाता है, ठीक है, और कम घिसने वाला हो जाता है। कम घिसने वाला क्या हो जाता है, कम घिसने वाला हो जाता है। उसके बाद में यहाँ पर हो जाएगा आपका अप्रत्यास्थ। क्या हो जाता है, अप्रत्यास्थ का गुण हो जाता है, अप्रत्यास्थ। प्र और आपका त्यास्थ, अरे याद नहीं आ रहा ले भाई, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका अप्रत्यास्थ। कोई बात, कोई समस्या आती है इसमें। क्या करेंगे, इसमें एक पात्र लिया, इसमें क्या डाला हमने, जो हमें उससे प्राप्त हुई थी पेड़ से, रबर छीरी इसमें डाल दी। डालने के बाद में क्या डाल दिया हमने, इसमें एसिटिक अम्ल डाल दिया, ठीक है। एसिटिक अम्ल डालने के बाद में क्या करते हैं, इसमें आपका वलनीकरण करने के लिए इसमें क्या मिलाते हैं, सल्फर मिलाते हैं। और सल्फर मिलाने से क्या होता है, हमें कठोर और कम घिसने वाला या अप्रत्यास्थ प्रकार का हमें रबर प्राप्त होता है। और कोई दिक्कत इसमें। अब क्वेश्चन क्या क्या बनते, देखिए इसमें कि वलनीकरण क्यों किया जाता है। तो वलनीकरण का होगा कि जो प्राकृतिक रबर है उसको कम घिसने वाला या कठोर बनाने के लिए, अप्रत्यास्थता उत्पन्न करने के लिए उसमें हम सल्फर मिलाकर क्या करते हैं, वलनीकरण की क्रिया उसमें हमें करते हैं। या यहाँ पर सल्फर मिलाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, वलनीकरण कहलाती है, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें। इस प्रकार आपसे क्रम भी पूछ सकता है कि जो आपका पॉली आइसोप्रीन है फिर एसिटिक अम्ल है, उसमें क्या क्या वलनीकरण करते हैं। इससे क्या होता है, आपका कम घिसने वाला और मजबूत रबर हमें प्राप्त होता है। और कोई दिक्कत यहाँ किसी को, इसमें कोई समस्या नहीं होगी किसी को। ये था हमारा क्या था, प्राकृतिक रबर था, ठीक है। आगे वाली जो कक्षा होगी उसमें पढ़ेंगे हम आपके जो कृत्रिम बहुलक हैं उनके बारे में हमें पढ़ेंगे, ठीक है।